हेलो क्लास। देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन वाले इतिहास वाले पार्ट है वहाँ पे हम लोग कल देखा था मराठों भोसलों का जो प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। आज हम है ना कलचुरी वंश हम लोगों ने बहुत पहले ही इसको क्या कर चुका था, हाँ हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था। तो इसका जो प्रशासनिक व्यवस्था और जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके संबंध में मैंने आपको कहा हुआ था कि इससे संबंधित एक वीडियो मैं आपके लिए बाद में लाऊंगा, ठीक है। तो वो वीडियो आपको अभी के क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से प्रश्न जनरली क्या है पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो कल का वीडियो आया था भोसला, है ना, भोसला का जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था था उसके बारे में आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और आज की वीडियो में इसको भी आप अच्छे से पढ़ें और दोनों के बीच क्या है कंफ्यूजन वाली स्थिति ना हो, इसके लिए इसको आप बार बार क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। साथ में कुछ पद दोनों में आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही इसमें दोनों में अलग अलग पद भी आपको क्या करने के लिए देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो भोसलों का जो प्रशासनिक व्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था उसको आपने कल के वीडियो में देखा है। और आज हम लोग कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था है ना, प्रशासनिक और राजनीतिक, उसके बारे में देखते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था में, ठीक है। पहली बात तो आपको याद रखना है कि कलचुरी की दो शाखा आपको देखने को मिली थी रतनपुर और रायपुर में, ठीक है। तो दोनों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत तरीके से अध्ययन किया है। रतनपुर के से संबंधित 5 से 6 वीडियो आपको पहले भी, है ना, कलचुरी काल से क्या हुआ है 5 से 6 वीडियो वहाँ से आया हुआ है। और साथ ही रायपुर से संबंधित 2 या 3 वीडियो और, ठीक है। तो दोनों वीडियो को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों को, है ना, एक बार एक जगह सिस्टमेटिक तरीके से आज मैं लाया हूँ, ठीक है। तो आप इसको क्या कर पाएँ, यहाँ से अच्छे से पढ़ पाएँ। और इसमें से कुछ चीज़ें भी आपको उन जो वीडियो देखेंगे रतनपुर के से संबंधित 5 वीडियो कलचुरी कालीन और रायपुर में कलचुरी कालीन जो वीडियो है, जो 2 या 3 वीडियो, उनको आप देखेंगे तो वहाँ से ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको अच्छे से समझ में आती जाएंगी। चलिए अब इसी में देखते हैं कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था है उसमें एक पद आपको याद रखना है, युवराज, ठीक है। क्या याद रखना है, तो युवराज, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये एक पद है, ठीक है। और ये यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पद, ठीक है, जैसे युवराज का पद, महामंत्री का पद, इनके काम कैसे होते थे, ठीक है। कौन कौन से विभाग इनको क्या किया जाता था, काम के लिए सौंपा जाता था, ये काम को किस तरीके से निर्वहन करते थे, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसी में हम लोग आगे आएंगे जो पुलिस की व्यवस्था थी कलचुरी कालीन, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही कलचुरी में आपको आर्मी और जो सैन्य व्यवस्था है वो भी देखने को मिलता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही स्थानीय स्तर पर, है ना, स्थानीय स्तर पर भी यहाँ प्रशासन की व्यवस्था होती है, उसके बारे में भी यहाँ देखेंगे, है ना। और साथ में इनसे कर से संबंधित चीज़ों के बारे में हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए कलचुरी काल में जो युवराज का पद होता था वो जो है राजा का उत्तराधिकारी होता था। कहने का मतलब देखिए, जैसे कलिंग देव जब राजा थे, ठीक है, तो उनके जो पुत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता था, युवराज कहा जाता था। और वही युवराज का जो पद है ना, उनके पद उनके जो पुत्र होते, ठीक है, जैसे कि कलिंग देव के पुत्र मान लीजिए जो पुत्र हुए, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। उसी प्रकार रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, इन सब चीज़ों के में हम देखते हैं कि युवराज का जो है एक स्वतः पद होता था। क्या होता था, एक स्वतः ही पद होता था जो उसके पुत्र को मिलता था, जो राजा को क्या होता था, पुत्र को मिला हुआ होता था। तो देखिए राजा के उत्तराधिकारी को कलचुरी कालीन पद में याद रखेंगे। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में जो युवराज का पद है ये होता था, राजा का उत्तराधिकारी होता था। क्या होता था, तो आपको याद रखना है, राजा का उत्तराधिकारी होता था। साथ ही यहाँ आप याद रखेंगे युवराज के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पद था, नाम है महामंत्री। क्या नाम है, तो आपको याद रखना है महामंत्री, ठीक है। तो युवराज का पद आपको कलचुरी काल में देखने को मिलता है और उसी में आगे आपको महामंत्री का पद भी कलचुरी कालीन पद है। तो महामंत्री के बारे में आपको याद रखना है, ये जो है सर्व प्रमुख अधिकारी होते थे, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखना है कि श्रेणी क्रम में याद रखेंगे आप एक श्रेणी में, युवराज के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पद होता है वो होता है महामंत्री का। और महामंत्री के बारे में आपको याद रखना है कि सर्वोच्च अधिकारी होता है। क्या, तो सर्व प्रमुख अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है। साथ ही राजा का जो प्रशासनिक सलाहकार होता है वो महामंत्री होता है, ठीक है। राजा का जो प्रशासनिक सलाहकार होता है
ठीक है, वो कौन होता है? तो आपको याद रखना है महामंत्री। प्रशासनिक सलाहकार कहने का मतलब जो इससे इनके शासनकाल के दौरान प्रशासन से संबंधित चीज़ों, और प्रशासन से कहने का मतलब जैसे स्थानीय स्तर पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ग्राम, उसे ऊपर स्तर पर, है ना, जो वर्तमान के गांव में आ सकते हैं, बरहों, जैसे तालुका हो गया, तहसील हो गया, उसके ऊपर में गढ़, जो जिला देखने को मिलते हैं, साथ ही जो मंडल, जो संभाग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में जो प्रशासन से संबंधित चीज़ें हैं, और जिसके अंतर्गत क्या होता है, गांव में प्रशासन किस तरीके से हो रहा है ना, और गांव के बाद आपके तहसीलों में, तालुका में, उसके बाद गढ़ जिलों में, और उससे बड़ा जो क्षेत्र होता है संभाग, वहाँ पर, ठीक है। तो सर्व प्रमुख अधिकारी होता है, ये याद रखना है। दूसरा चीज़ कि राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता है महामंत्री, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा जो पद होता है, आपको याद रखना है महामात्य। तीसरा जो पद है याद होता है महामात्य। ये जो है प्रमुख मंत्री होते हैं, ठीक है, प्रमुख मंत्री। देखिए जैसे कि वर्तमान में आप, है ना, छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा राजनीतिक व्यवस्था में कि मुख्यमंत्री होते हैं, वो क्या होते हैं, सभी मंत्रियों के मुखिया होते हैं। साथ ही उनके सहायक मंत्री होते हैं, जो उनके कैबिनेट मंत्री होते हैं। उसके अतिरिक्त अन्य मंत्री भी क्या होते हैं, रहते हैं। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री है उनको पूरे, है ना, प्रशासन की अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। उसी तरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि महामंत्री होते हैं, वो क्या होते हैं, सर्व प्रमुख अधिकारी होते हैं, राजा का प्रशासनिक सलाहकार होते हैं। उसी में आप देखेंगे कि जो महामत्य होता है वो क्या होता है, प्रमुख मंत्री होता है ना। एक क्षेत्र विशेष का क्या होता है, प्रमुख मंत्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला जो पद होता है अमात्य, ठीक है। अगला जो पद होता है वो होता है अमात्य। अमात्य के बारे में आपको याद रखना है कि कलचुरीकालीन पद है, और ये जो है जो मंत्री परिषद होता है, ठीक है, जो इनकी मंत्री परिषद होता है, मतलब मंत्रियों का एक समूह, है ना, मंत्री परिषद होता है, उसका सदस्य होता है, ठीक है। जैसे वर्तमान में आप, है ना, जो विधायक होते हैं, ठीक है, अब जैसे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, है ना, 51-39-10 के रेशियो से। तो इनमें से जैसे वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा 13 कैबिनेट मंत्री, है ना, जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे आपको। छत्तीसगढ़ के प्रशासन में आपको 13 कैबिनेट मंत्री देखने को मिलते हैं। साथ ही इनके साथ और ये विधायक भी होते हैं, जो क्या होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो जो 13 लोग हैं उनको क्या होती है, बहुत प्रमुख जिम्मेदारी दी जाती है, और बाकी के जो विधायक होते हैं, है ना, जो एमएलए होते हैं, उनको क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं, सदस्य होते हैं। तो इसी में आप लोग देखते हैं कि अमात्य जो है मंत्री परिषद का सदस्य होता है, और अमात्य के बारे में याद रखना, ये जो है कलचुरीकालीन पद है, ठीक है। इसके बाद देखिए महाअध्यक्ष, ठीक है। जो कलचुरीकालीन अगला पद है आपको याद रखना है, वो पद किसका है, तो महाअध्यक्ष का, ठीक है। किसका है, तो महाअध्यक्ष। और महाअध्यक्ष के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे युवराज हैं, वो क्या होते हैं, राजा के उत्तराधिकारी होते हैं। और राजा, ठीक है, राजा क्या करते हैं, अपने सिंहासन पे बैठते हैं, है ना। जैसे पुराने पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, पुराने ज़माने की, कि राजा जो है एक बड़ा सा सिंहासन में क्या होता है ना, तख्तो ताश के साथ क्या बैठे होते हैं, और उनके दाएं और बाएं तरफ जो है उनके मंत्रियों के लिए, उनके प्रमुख अधिकारियों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाती है। उसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे कि जो है उनका एक बैठक रूम होता है, जिसको सचिवालय कहा जाता है। वर्तमान में, है ना, आपको ऐसा भवन देखने को मिलेगा जिसको सचिवालय, और सचिवालय से ही क्या किया जाता है, जो नियम कानून होते हैं, है ना, प्रशासन के जो नियम कानून किस तरीके से उनकी नीतियाँ होती है, वो वहीं से ही क्या होता है, जारी किया जाता है। तो इसी में आप लोग याद रखेंगे कि जो महाअध्यक्ष होता है जो है, ये उसी सचिवालय या बैठक इमारत का या बैठक भवन का क्या होता है, जहाँ से सारे नियम कानून कायदे और नीतियाँ तैयार की जाती है, और जहाँ से अलग अलग क्षेत्रों में इनको क्या पत्र के माध्यम से मौखिक रूप से भेजा जाता है, ठीक है। तो उसी सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं, महाअध्यक्ष, ठीक है। उसी सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहा जाता है, तो महाअध्यक्ष। चलिए अब देखिए इसके बाद जो अगला पद है उस पद का नाम है महाप्रतिहार, ठीक है। इसके बाद जो अगला पद है उस पद का नाम है महाप्रतिहार। तो महाप्रतिहार के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है कलचुरीकालीन में जो संचार व्यवस्था, मतलब संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, ठीक है, संदेश को अपने पास के जिलों में भेजना, या पास के गांव में भेजना, पास के तालुका में भेजना, या दूर कहीं स्थान पे भेजना, या दूसरे जो अलग वंश या अलग शासनकाल जिनका चल रहा है उनके आसपास में पड़ोसी, वहाँ पे क्या करना, संचार भेजना। तो महाप्रतिहार जो है संचार विभाग का प्रमुख होता है। ये संचार को अपने
है ना, अपने अधीन के जो शासक होते हैं उनके पास या पास के पड़ोसी राज्य के जो अलग स्वतंत्र शासन होता है उनके पास क्या किया जाता है, संचार का जो है संदेश पहुंचाने का एक स्थान से दूसरे स्थान उसकी जिम्मेदारी जो है महाप्रतिहार को दी जाती है। और संदेशों का या संचार का जो अनुमय विनिमय है उसका जो प्रमुख होता है वो नाम है, आपको याद रखना है, महाप्रतिहार। ठीक है, महाप्रतिहार जो है संचार विभाग का प्रमुख होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे महाप्रमाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महाप्रमाद। महाप्रमाद जो है जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, महाप्रमाद के बारे में सबसे पहले याद रखना है कि कलचुरीकालीन पद है। ठीक है, महाप्रमाद के बारे में आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले कि कलचुरीकालीन पद है और ये जो है जमाबंदी प्रमुख विभाग का प्रमुख होता है। महाप्रमाद जो है क्या तो जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, महाप्रमाद के बारे में आप लोग याद रखेंगे कलचुरीकालीन पद है और जो जमाबंदी विभाग होता है कलचुरी काल में उसका प्रमुख जो होता है वो कौन है तो महाप्रमाद। साथ ही महाप्रमाद के द्वारा ही भूमि के है ना जो लगान है भूमि के टैक्स का निर्धारण किया जाता है और यही महाप्रमाद के द्वारा ही जो भूमि कर जो लगान वसूला जाता था, जो टैक्स वसूला जाता था, उसका निर्धारण जो है महाप्रमाद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो महाप्रमाद के बारे में आप लोग देखते हैं कि जमाबंदी जो प्रथा होती है उस विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, जहाँ क्या जमा से संबंधित चीज़ों का क्या किया जाता है ना, जैसे कि किसी भी तरीके का जमा है ना, इनके शासनकाल में चाहे वो खनिज चीज़ों से संबंधित हो है ना, या अलग तरीके के अभिलेख से संबंधित हो, या किसी भी तरीके के आभूषण से संबंधित हो, किसी भी प्रकार के अभिलेखों से संबंधित चीज़ों को एक जगह क्या करना, एकत्र करना है ना, वो जो है किनके अंतर्गत काम आता है या किनके अंतर्गत काम किया जाता है, तो आपको याद रखना है महाप्रमाद के अंतर्गत। साथ ही महाप्रमाद जो है भूमि के लगान का क्या करते हैं, ये निर्धारण करते हैं है ना। भूमि में देखते हैं और भूमि के हिसाब से उसका टेस्ट का निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है, टैक्स का, तो आपको याद रखना है महाप्रमाद के द्वारा। अब अगला नाम आपको याद रखना है, अगला जो पद है ये है सोलकिक, और सोलकिक के बारे में याद रखना है कि ये जो है कलचुरीकालीन पद है। ठीक है, सोलकिक के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है कलचुरीकालीन पद है। ठीक है, सोलकिक के बारे में आपको क्या याद रखना है, पॉज करना। ठीक, चलिए ठीक है, हाँ है ना, वो थोड़ा सा इसको एक्चुअल में डिस्टर्बेंस नहीं कहेंगे, हमारे टेक्नीशियन साहब को क्या थोड़ा सा सर्दी ज़्यादा बढ़ गई थी तो मैं उनसे है ना उनके हेल्थ के बारे में पूछ रहा था कि कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है करके। चलिए ठीक है, तो टेक्निकल साहब जो कह रहे हैं कि नहीं सर कोई बात नहीं है ना, तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आप यहाँ पे जो सोलकिक, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो है कलचुरी काल का एक पद है। ठीक है, और कलचुरीकालीन पद में याद रखेंगे कि जो है ये क्या करता था, जो कर होता था तमाम विभाग से, जैसे खनिज कर, ये है ना खनिज कर हो गया, वन में जो मवेशी को छोड़ के जो उनको खाने के लिए है ना जो उनका चारा होता था उस पर जो कर लगाया जाता था, साथ ही आम और महुए पर है ना इनके द्वारा जो कर लगाया जाता था, इन सभी करों का क्या करने का, कर का संग्रहण करने का, कर वसूलने का जो काम है ये सोलकिक करता था। ठीक है, सोलकिक के बारे में आप लोग यहाँ ध्यान देंगे कि जो कर संग्रहण अधिकारी है वो कौन था तो सोलकिक था। ठीक है, कलचुरी काल में सोलकिक का पद अब याद रखेंगे कि कर को संग्रहित करने का, कर को एकत्र करने का, कर को वसूलने का जो प्रमुख अधिभार है वो सोलकिक के कंधों में होता था। ठीक, अब पूर्व प्रधान के बारे में याद रखेंगे कि कलचुरीकालीन पद है। ठीक है, पूर्व प्रधान के बारे में सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो है क्या है तो कलचुरीकालीन पद है। दूसरा, ये जो है नगर का है ना, कहाँ तो नगर का प्रमुख अधिकारी होता है। ठीक है, जैसे आपको देखने को मिलता है गांव देखने को मिलता है, गांव से ऊपर आएंगे तो आपको तहसील देखने को मिलेगा, तहसील से ऊपर आएंगे तो आपको जिला देखने को मिलता है ना, और जिले से ऊपर आपको आते हैं तो आपको संभाग देखने को मिलता है प्रशासनिक पदों में। ठीक है, प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी राज्य का या उस समय का, इनके जो शासन जो उसके क्षेत्र था उसको भी आप एक राज्य मान सकते हैं, तो उसमें प्रशासन इसी क्या होता है बढ़ते और घटते क्रम में मौजूद रहता है। तो इसी में जो पूर्व प्रधान के बारे में याद रखेंगे, जो इनके नगर है ना जिला स्तर पे जो नगर होता था उसके जो है प्रमुख अधिकारी कौन होते थे, तो आपको याद रखना है पूर्व प्रधान। ठीक है,
पूर्व प्रधान के बारे में याद रखना है सबसे पहले कि कलचुरी कालीन पद था, और दूसरा ये जो है नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। और नगर का प्रमुख अधिकारी देखने को मतलब यहाँ पे आपको समझ में ये आया होगा कि गांव में भी क्या होते थे, प्रमुख अधिकारी आपको देखने को मिलेगा। तालुका में भी एक अलग अधिकारी देखने को मिलता है। साथ ही आपको बड़े स्तर पर मंडल पर भी, है ना, इनके जैसे शासनकाल में, कलचुरीकालीन शासनकाल में आप देखते हैं कि मंडल एक, जैसे कि ग्राम होता है उससे बड़ा बरहो होता है, उससे बड़ा में गढ़ होता है, और गढ़ से बड़ा जो है मंडल होता है। तो मंडल का जो प्रमुख होता था महामंडलेश्वर, और ये जो है लगभग एक मंडल में 1 लाख गाँव का समूह होता है, मतलब 1 लाख गाँव मिलकर एक मंडल बनते थे। तो उसी में आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि पूर्व प्रधान जो है इनके जो नगर का केवल और केवल नगर का ही प्रमुख अधिकारी होता था। उसी प्रकार अगला जो पद है आपको याद रखना है ग्रामकूट। ठीक है, अगला जो पद है वो आपको याद रखना है ग्रामकूट का। क्या? तो ग्रामकूट का। और ग्रामकूट के बारे में सबको पहले आपको याद रखना है कि कलचुरीकालीन पद है। ठीक है, ग्रामकूट के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है, पहली बात तो यह है कि कलचुरीकालीन पद है। दूसरा, ग्राम का, है ना, ग्राम का ये जो है प्रमुख अधिकारी होता है। ठीक, ग्रामकूट के बारे में आप लोगों ने देखा कि गांव का क्या होता है, प्रमुख अधिकारी होता है। गांव के अंदर की प्रशासन इनके द्वारा क्या होता है, ग्रामकूट के द्वारा देखा जाता है। जैसे गांव में जो पानी की व्यवस्था हो गई, है ना, जो मवेशी हैं उनके चारा से संबंधित चीज़ों के लिए, उनके खाद्य पदार्थ चीज़ों के लिए, साथ ही गांव में शांति की व्यवस्था देखना और उनकी सुरक्षा संबंधित चीज़ों के बारे में। ठीक है, साथ ही शिक्षा हो गया और उनका जो व्यवसाय था, उन सब चीज़ों का जो प्रमुख अधिकारी होता है ग्रामकूट, वो ग्राम का क्या होता था, प्रमुख अधिकारी होता था। उसी प्रकार अगला जो पद है आपको याद रखना है महासंधि विग्रह। ठीक है, महासंधि विग्रह। ठीक है, तो महासंधि विग्रह के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि ये जो है कलचुरीकालीन पद है। ठीक है, महासंधि विग्रह के बारे में आपको याद रखना है कि जो है क्या है, तो कलचुरीकालीन पद है, और ये जो है विदेश विभाग का प्रमुख होता था। कैसा? तो विदेश विभाग का प्रमुख होता था। देखिए, अभी वर्तमान में इसको हम लोग कोरिलेट लिंक करने की कोशिश करते हैं। जैसे भारत हमारा प्यारा देश है ना, और साथ ही हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं, और साथ में कुछ पड़ोसी देश के बाहर भी आपको, है ना, यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री। ठीक है, ये क्या होते हैं आपको देखने को मिलते हैं। साथ में मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती है। तो इसमें से जो ये विदेश विभाग का प्रमुख होता है, ये अपने आसपास के पड़ोसी देशों से क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, और उनके साथ इकोनॉमिक से रिलेटेड, है ना, इकोनॉमिक से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड या अन्य किसी भी प्रकार बिजनेस रिलेटेड क्या किया जाता है, संबंध यहाँ पे स्थापित किया जाता है। तो उसी वैसा ही कलचुरीकाल में आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो एक शासन क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के बाहर किसी अन्य के शासन क्षेत्र में, है ना, ये क्या करते थे, सुरक्षा से लीजिए, सुरक्षा संबंधित चीज़ों का, है ना, क्रय विक्रय किया जाता था, पैसों के माध्यम से आयात निर्यात किया जाता था। साथ ही इनके पास कुछ खनिज थे, इनका भी क्या किया जाता था, सामने वाले को, है ना, पैसे के बदले दिया जाता था। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी। ये व्यवसाय करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। ठीक है, साथ ही कभी दूसरे के से विचरण करने या पैसों से संबंधित चीज़ों के लिए, सुरक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए, खाद्य पदार्थों से संबंधित चीज़ों के लिए या खनिज से संबंधित चीज़ों के लिए, कभी हथियार के लिए गए, है ना, कभी घोड़े और जो हाथी है उसके लिए क्या करते थे, है ना, एक के शासन क्षेत्र को छोड़कर दूसरे के शासन क्षेत्र में जाते थे। तो देखिए, महासंधि विग्रह के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि जो है विदेश विभाग का प्रमुख होता है। किसका? तो विदेश विभाग का। अब देखिए महाकोटटपाल। क्या? तो महाकोटटपाल। महाकोटटपाल के बारे में याद रखना है आपको सबसे पहले कि ये जो है कलचुरीकालीन पद है। क्या? तो कलचुरीकालीन पद है, और ये जो है दुर्ग या किले का रक्षक होता है। ठीक है, दुर्ग या किले का रक्षक कौन होता है? तो महाकोटटपाल। ठीक है, महाकोटटपाल के बारे में देखेंगे कि नगर की सुरक्षा या राज्य के शासन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता था, दुर्ग बनाया जाता था, किला बनाया जाता था, बाड़े बनाए जाते थे, ताकि इससे क्या हो, दो तरीके से सुरक्षा इन्हें मिल सके, एक किसी बाह्य आक्रमण से और दूसरा जो जंगली जानवर है उससे। तो उसका देख रेख करना, उसमें उसकी रक्षा करना, है ना, दुर्ग या किले के रक्षा की जो जिम्मेदारी कलचुरी काल में थी वो किसको थी? तो महाकोटटपाल को आपको याद रखना है। ठीक है, महाकोटटपाल के बारे में देखा कि ये नगर की, है ना, राज्य की जो शासन क्षेत्र है, जो अधिकार वाला क्षेत्र है, उसका क्या करते थे, एक दुर्ग और किले का निर्माण कर उसकी रक्षा करने का काम जो है इनका होता था। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे महापुरोहित। ठीक है, महापुरोहित या महाधर्मकार्णिक।
जैसे ही पुरोहित शब्द आया आपको समझ में आया होगा कि धार्मिक चीज़ों से संबंधित होंगे। उसी प्रकार महाधर्म कारणिक और महापुरोहित दोनों एक ही पद हैं, ठीक है। महापुरोहित और महाधर्म कारणिक जो है दोनों क्या है तो एक ही पद हैं। यहाँ आपको याद रखना है कि महापुरोहित और महाधर्म कारणिक जो क्या करते थे, जो धार्मिक यज्ञ पूजा पाठ होते थे वो इनके द्वारा कराया जाता था। उसमें मंत्रों का जो जप है ये करते थे, और साथ ही ये जो है दान पत्र से संबंधित चीज़ों में जो लेखन का कार्य होता था वो इनके ही अधीन रहने वाले अधिकारियों या इनके अधीन रहने वाले कर्मचारियों के माध्यम से होता था। तो याद रखेंगे महापुरोहित और महाधर्म कारणिक के बारे में। सबसे पहले तो कलचुरीकालीन पद हैं, और ये जो है धार्मिक विभाग का प्रमुख होता है ना। धार्मिक विभाग का क्या होता है, प्रमुख होता है। देखिए उस समय कुछ धार्मिक मान्यता भी इनके समय आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मंदिर निर्माण, अभिलेख से संबंधित चीज़ें, पांडुलिपि जारी करना, अभिलेख जारी करना, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो धार्मिक क्रियाएं होती थी, है ना, जैसे कि मंदिरों में जो पूजा पाठ हो गया, साथ ही युद्ध करने के पहले भी पूजा पाठ करते थे। इनकी खुद की क्या होती थी, प्रमुख देवी होती थी, है ना। ये अलग अलग धर्म को मानने वाले भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। शिव और वैष्णव से संबंधित जो उनको मानने वाले, उनको मान्यता करने वाले जो अलग अलग शासक आपको अलग अलग समय में देखने को मिलता है, तो उनकी धार्मिक जो व्यवस्थाएँ थी, मान्यताएँ थी, वो अलग अलग थी। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि महापुरोहित और महाधर्म कारणिक दोनों क्या है तो कलचुरीकालीन पद हैं, और ये जो धार्मिक विभाग के प्रमुख होते हैं, क्या होते हैं तो धार्मिक विभाग के प्रमुख होते हैं, आपको याद रखना है। और साथ ही जो इनके अधीन जो दान पत्र होता है उसमें जो पत्र लिखने का काम जो है वो इनके धर्म लेखी के द्वारा किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने महाधर्म कारणिक तक के पद के बारे में वीडियो के माध्यम से देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पे, ठीक। अब देखिए अगला जो कलचुरीकालीन पद है आपको याद रखना है ग्रामागामिक, ठीक है। ग्रामागामिक मतलब ग्राम में क्या करना, गमिक करना, आना जाना, है ना। ग्रामागामिक कहने का मतलब आपको देखने को मिलेगा ग्राम में क्या करना, गामिक करना मतलब आवागमन करना, ठीक है। तो ग्रामागामिक जो पद होता है इसके बारे में याद रखना है सबसे पहले कि कलचुरीकालीन पद है, क्या तो कलचुरीकालीन पद है, और ये जो है यातायात जो प्रबंधन का प्रमुख अधिकारी होता है, ठीक है। यातायात का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी होता है कौन, तो ग्रामागामिक, ठीक है। ग्रामागामिक के बारे में आप याद रखेंगे कि जो है यातायात से संबंधित चीज़ों को देख रेख करते हैं। जैसे वर्तमान समय में आप जो है शहरों में, नगरों में, है ना, जिलों में देखने को मिलता है जो यातायात के लिए जो पुलिस निर्धारित होता है वो क्या करता है, यातायात की जो व्यवस्था है ना, उसके सुचारू रूप से क्या करने के लिए, चलाने के लिए, आवागमन को सही ढंग से क्या करने के लिए कि वो सही तरीके से चल रहा है, ताकि भीड़ भाड़ की स्थिति ना निर्मित हो जाए, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना निर्मित हो। तो इन सब चीज़ों को देख रेख है होता है जो इसकी जिम्मेदारी लेता था, है ना, कि यातायात क्या हो जाए, अच्छे रूप से चलते रहे, है ना, सुचारू रूप से चलते रहे, किसी भी प्रकार की इसमें क्या हो दिक्कत ना हो। तो ये कलचुरीकालीन पद है ग्रामागामिक। ये जो है उस समय क्या करता था, आवागमन की जो व्यवस्था है, यातायात का जो व्यवस्था है उसको देखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था, है ना। और उस समय आवागमन से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, बैलगाड़ी, है ना, या मवेशी के माध्यम से यातायात किया जाता था। तो उस दौरान होता क्या था, जैसे कि अपने ये क्या करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, है ना। तो एक बहुत बड़ी संख्या आपको देखने को मिलेगी। जैसे इनको मान लो अनाज का इनको व्यवसाय करना है और अनाज को ये विक्रय करने के लिए निकलते हैं, तो इनके साथ क्या होता था, 10-15 जो बैलगाड़ी है ना, या मवेशी के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से उनको क्या किया जाता था, उस अनाज को, है ना, बोरियों के माध्यम से, है ना, बोरों के माध्यम से उसको बांध कर उसी में रख दिया जाता था। और एक लाइन से लगभग 50-100 ऐसी तरीके से बैलगाड़ियाँ एक लाइन से जाती थी, ठीक है। और साथ में आपको जब यहाँ बाज़ार लगता था तो भीड़ भाड़ भी क्या होती थी, देखने को मिलती थी। उसको भी व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, है ना, ताकि किसी भी प्रकार का यातायात में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो, तो इसका देख रेख जो है ग्रामागामिक जो यातायात प्रबंध अधिकारी है उनके माध्यम से किया जाता था। चलिए अब देखेंगे महाभंडागारिक। महाभंडागारिक याद रखना है सबसे पहले कलचुरीकालीन पद है, ठीक है। महाभंडागारिक के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है कलचुरीकालीन पद है, और इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता था मुख्य कोषाध्यक्ष, ठीक है। मुख्य जो है कोषाध्यक्ष। महाभंडागारिक के बारे में आपको समझ में आता होगा कि जो भंडार से संबंधित चीज़ें हैं, है ना, मतलब किसी भी चीज़ों को एक जगह क्या करना, एकत्रण करना, उसका भंडार करना, उसी चीज़ के बारे में बताया गया है।
है ना, भंडार करना, संग्रहण करना, इकट्ठा करना, मतलब क्या करना है, एक कोषागार होता है, ठीक है। कोषागार में मान लो ये जो कुछ कीमती चीज़ों का क्या करते थे, भंडार करते थे, या पैसों का भंडार करते थे, सोने चांदी का भंडार करते थे, खनिज चीज़ों का भंडार किया जाता था, और पांडुलिपि, है ना, और अभिलेखों का भंडार किया जाता था, स्वर्ण पदार्थों का भंडार किया जाता था। तो इसका जो है मुख्य कोषा में क्या किया जाता था, उसको रखा जाता था। तो यही जो है ना, महाभान गार्गी जो मुख्य कोषाध्यक्ष है, यही क्या करते थे, इनकी ही जिम्मेदारी होती है उन सब चीज़ों को क्या करने का, व्यवस्थित रखने का, उसकी सुरक्षा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो पद होता है आपको याद रखेंगे। पहले तो महाभंगारी का पद याद रखते हैं कि कलचुरीकालीन पद होता है, और जो कोष होता है उसका मुख्य अध्यक्ष होता है। अब अगला नाम है महाबलाधिकृत, ठीक है। ये क्या होता था, महाबल की अधिकृत होता था, ठीक है। बलाधिकृत से आपको पता चलेगा, है ना, नाम से ही, कि मुख्य सेनापति होता है। क्या होता है, तो मुख्य सेनापति होता है, और राज्य की पूरी सुरक्षा जो है इनके कंधों पर होती है। राज्य का प्रमुख जो सुरक्षा अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो मुख्य सेनापति होता है। इनका मुख्य काम है ना, जो आक्रमण है उससे सुरक्षा करना, या किसी क्षेत्र पे आक्रमण करके उस क्षेत्र को विजित करना, अपने क्षेत्र में साम्राज्य मिलाना, है ना, जो युद्ध करना, आक्रमण करना, लड़ाई करना, ठीक है, ये किनका काम होता था, तो महासेनापति का काम होता था, है ना। मतलब नगर का, जिलों का, पूरे राज्य का क्या करना, सुरक्षा का जो मेन काम है वो महासेनापति का या मुख्य सेनापति का होता था, जिसको महाबलाधिकृत, है ना, इस पद से क्या किया था, कलचुरीकालीन में नवाजा गया था। उसके बाद चलिए अगला जो पद होता है नैमित्तिक, ठीक है। नैमित्तिक का जो अगला पद होता है आपको याद रखने, कलचुरीकालीन पद है, ठीक है। नैमित्तिक के बारे में आपको याद रखना है सबसे पहले कि ये जो है कलचुरीकालीन पद है, ठीक है। नैमित्तिक के बारे में आपको याद रखना है कि कलचुरीकालीन पद होता है, और ये जो है क्या होता है, राज ज्योतिष, ठीक है। ये जो है राज ज्योतिष होते हैं, है ना, जो राजा के अधीन, है ना, राजा से मान्यता प्राप्त जो ज्योतिष होते थे उनको नैमित्तिक ज्योतिष कहा जाता था। अब ये ज्योतिष जो है भविष्यवाणी करते थे, हर तरीके से भविष्यवाणी इनके माध्यम से किया जाता था, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, पैसे से संबंधित हो, युद्ध क्षेत्र से संबंधित हो, है ना, या राजा को लेकर उनके आने वाले समय से संबंधित चीज़ों के बारे में भी क्या किया जाता था, भविष्यवाणी की जाती थी राज ज्योतिषी के माध्यम से, और इसका जो पद है उसको नैमित्तिक पद के नाम से जाना जाता है। अब अगला जो पद है आप याद रखेंगे, अकाराधिकार पुरुष, ठीक है। अकाराधिकार पुरुष के बारे में याद रखना है सबसे पहले कि ये क्या है, कलचुरीकालीन पद है, ठीक है। अकाराधिकार पुरुष के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है कलचुरीकालीन पद है, और ये जो है राज्य में जो खान होते हैं, है ना, जहाँ से खनिज पदार्थ निकाला जाता है, जो बहुमूल्य खनिज पदार्थ है, जिसका क्या किया जाता था बाद में, है ना, जैसे क्रय विक्रय किया जाता था, उससे क्या किया जाता था, व्यवसाय किया जाता था। तो राज्य के जो खान होते हैं उनका प्रमुख होता है, ठीक है। उन राज्य का जो खान होता है उसकी देख रेख का, उसकी सुरक्षा का, और साथ ही उन चीज़ों का किस प्रकार से व्यवसाय करना है, इन सब बातों का जो प्रमुख होता है आपको याद रखना है। अकाराधिकार पुरुष कलचुरीकालीन पद है, ठीक है। अकाराधिकारी पुरुष जो है याद रखना है आपको, कलचुरीकालीन पद है, कलचुरीकालीन पद है, और साथ ही ये जो है राज्य के खानों का प्रमुख होता है, ठीक है। कलचुरीकालीन राज्य में जो खान होता था उसकी देख रेख करना, उससे सुरक्षा करना, और उसके लिए, है ना, उसका एक प्रॉपर डाटा बना के रखना, ये किसका काम होता था, तो अकाराधिकार पुरुष का। और चलिए आगे देखते हैं घटटपति या तरपति, ठीक है, घटटपति या तरपति, ठीक। अगला जो पद है घटटपति या तरपति, आपको याद रखना है कि ये कलचुरीकालीन पद है, ठीक है। घटटपति या तरपति के बारे में याद रखना है कि कलचुरीकालीन पद है, और ये जो है उस समय जो नाव होते थे, है ना, नाव के माध्यम से क्या किया जाता था, यातायात किया जाता था, है ना। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे, है ना, मान लो बीच से क्या हो, नदी गुजरी है, तो उस नदी में नाव के माध्यम से, है ना, इस तरफ से उस तरफ, है ना, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, ठीक है। और साथ ही कुछ चीज़ों का व्यवसाय भी ये जो है नाव के माध्यम से, जो कुछ पदार्थ होते हैं जैसे खाद्य पदार्थ हो गया, खनिज से संबंधित चीज़ें हो गई, या अन्य पदार्थ हो गया, उसको क्या करते थे, जैसे क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था, किसके माध्यम से, तो नाव के माध्यम से, ठीक है। तो नाव की देख रेख करने वाला ये जो व्यक्ति होता है इसको घटटपति या तरपति कलचुरीकालीन पद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि कलचुरी काल में
जो नाव होते थे, नाव के माध्यम से लोगों का क्या होता था, आवागमन होता था, परिवहन होता था। साथ ही व्यवसाय के लिए भी नाव की सहायता ली जाती थी। नाव में उन पदार्थों को क्या किया जाता था, रखा जाता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता था। तो इसी के जो देख रेख करने वाला है, नाव की जो सुरक्षा करने वाली होती है, वो उसके लिए कलचुरीकालीन एक पद था जिसका नाम है घटटपति या तरपतती। चलिए अब आगे देखते हैं, और अगला जो पद है नाम है डांडिक। डांडिक के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दंड देने वाले से संबंधित होगा, ठीक है। डांडिक जो पद है उसके बारे में आपको याद रखना है कि कलचुरीकालीन पद है, ठीक है। डांडिक जो पद है उसके बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि कलचुरीकालीन पद है, और साथ ही आप याद रखेंगे कि जो न्याय अधिकारी होता है, मतलब जो न्याय है ना, न्याय वाली बात होती है, वहाँ पे कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, उसका जो है निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता था, डांडिक जो न्याय अधिकारी है उसके द्वारा, ठीक है। जैसे आज वर्तमान में आप लोग जज मान सकते हैं, है ना, चाहे वो जिला स्तर पे हो, जिला मजिस्ट्रेट पे हो, या हाई कोर्ट हो, या सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है क्या करता था, है ना, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के जज की माननीय न्यायालय के जो जज होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है, किसका फैसला सुनाया जाता है ना, न्याय से संबंधित चीज़ों के न्याय और न्याय के बारे में उनको बताया जाता है ना, और उसी के आधार पर वो क्या हो करते हैं, सज़ा मुख्तलिफ करते हैं। तो देखेंगे कलचुरी काल में आपको है ना, डांडी का जो पद था वैसे ही क्या था, वो आज के जज के समान ही था। ये जो है क्या करते थे, सामने वाले को, है ना, सामने वाला जो दोषपूर्ण जो आरोप के तहत क्या हुआ है, उनको पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। उनके बारे में पुलिस क्या करती है, तफ्तीश करती है ना, तफ्तीश करती है, जांच करती है। अगर वो उसमें आरोप सिद्ध हो जाता है, ठीक है, तो उसकी सज़ा जो है वो किसके द्वारा सुनाई जाएगी, डांडिक जो न्याय अधिकारी है उसके द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो पद है तो आपको याद रखना है महाक्षपटलिक। क्या, तो महाक्षपटलिक, ठीक है। यहाँ पर आप अगला जो कलचुरीकालीन पद देखते हैं आपको याद रखना है महाक्षपटलिक। क्या, तो महाक्षपटलिक, और ये जो है राजस्व अधिकारी होते हैं। क्या है, राजस्व अधिकारी होते हैं, ठीक है। जो कर वसूलने की चीज़ें होती हैं, है ना, उसके जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, देखिए इनके अधीन भी आपको इनके अधीन भी कुछ क्या होते हैं, कर्मचारी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे महाप्रमाद के बारे में हम लोगों ने देखा, ये जो है भूमि लगान को क्या करते हैं, निश्चित करते हैं, लेकिन क्या करते थे, उसका ग्रहण नहीं करते थे, उसका संग्रहण नहीं करते थे। इनके द्वारा क्या है, वो क्या नहीं किया जाता था, वसूली का काम नहीं किया जाता था, ठीक है। इसी में हम लोगों ने आगे देखा है यहाँ पे, जैसे कि महाभंडारिक, ये क्या है, केवल कोषा का क्या करते थे, देख रेख करते थे, लेकिन ये जो है क्या करते थे, उसका संग्रहण करने का काम नहीं करते थे। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ कि आप आकाराधिकार पुरुष, ये जो खानों की केवल देखभाल करते थे और उसका संग्रहण जो है इनके माध्यम से नहीं किया जाता था। तो आपको याद रखना है कि इन सब चीज़ों का संग्रहण किसके माध्यम से किया जाता था, तो आपको याद रखना है महाक्षपाटलिक। ये जो पद है, ये जो है राजस्व अधिकारी होते थे, ठीक है। महापाटलिक के बारे में आपको याद रखना है महाक्षपाटलिक, ये जो है क्या करते हैं, राजस्व अधिकारी होते हैं। जैसे वर्तमान समय में आप या मान सकते हैं तहसीलदार, और तहसीलदार के ऊपर में जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, एसडीएम, है ना, वो क्या होते हैं, राजस्व अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाते हैं कि महाक्षपाटलिक जो पद होता है कलचुरीकालीन, ये जो है राजस्व अधिकारी होता है। ये राजस्व जितने भी क्षेत्रों से और जिस तरीके जितने भी कर यहाँ कलचुरीकालीन में तय किए गए थे, उन सभी करों का जो संग्रहण का काम है, उनकी देखरेख का जो काम है, वो जो है राजस्व अधिकारी या महाक्षपाटलिक के माध्यम से किया जाता था। देखिए ये सब जो है प्रशासनिक और राजनीतिक पद आपको देखने को कहाँ मिले, कलचुरीकालीन में, जिसमें युवराज का पद था, महामंत्री का पद था, महामात्य का पद था, अमात्य का पद था, महाध्यक्ष का पद था, महाप्रतिहार का पद था, महाप्रमाद का, है ना, साथ ही सोलकीक, पूर्व प्रधान, ग्राम कोट, महासंधि विग्रह, महाकोटपाल, महापुरोहित, जिनको महाधर्मकार्णिक भी के नाम से जाना जाता है, ग्रामागामिक, महाभंडारिक, महाबलाधिकृत, नमैतिक, आकाराधिकार पुरुष, घटटपति या तरपत्ति, डांडिक और महापचलिक। इन सब पदों के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे देखा, वीडियो के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि ये सब जो है कलचुरीकालीन पद थे और इनके द्वारा किन क्षेत्रों में काम किया गया उसके बारे में। और देखेंगे जो राजस्व अधिकारी होता है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा, और सोलकीक भी यहाँ पे आप देखेंगे कि वो कर क्या करता था, उसको ग्रहण करता था, उसको क्या करता था, कर वसूलता था, ठीक है। तो यहाँ पे महाक्षपाटलिक जो राजस्व अधिकारी है, ठीक है। सोलकीक जो है कि छोटे स्तर पे क्या होगा, ये लोगों के पास जाता था, वहाँ से कर क्या करते थे,
सभी कर को इकट्ठा करते थे, उसको एकत्र करते थे, उसका संग्रहण करते थे और उससे संबंधित जितने भी काज की कार्यवाही है, कागज से संबंधित है ना, या अभिलेख में इन सब चीज़ों को जो जानकारी है वो जो है महाक्ष पाटलिक राजस्व अधिकारी के पास भेजा करते थे। ठीक है, जैसे ही आप महाक्ष पाटलिक को वर्तमान में अगर एसडीएम के पद मानेंगे तो जो सोलकीक है वो तहसीलदार होते थे। ठीक है, ऐसा आप समझने के लिए समझ सकते हैं। देखिए, अब कलचुरी काल में जो पुलिस व्यवस्था है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, कलचुरी काल में जो पुलिस व्यवस्था है इसके बारे में हम लोग अब आगे वीडियो में देखेंगे। तो पुलिस व्यवस्था में एक पद है, नाम है दंडपाशिक। ठीक है, पुलिस व्यवस्था में आपको पद देखने को मिलता है, नाम है दंडपाशिक। दंडपाशिक यहाँ पे याद रखेंगे, ये क्या होते हैं? सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं। ठीक है, क्या? तो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं। ठीक है, दंडपाशिक के बारे में आप याद रख देखेंगे यहाँ से कि कलचुरी काल में जो दंडपाशिक का पद होता है वो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। ठीक है, जो पुलिस होते हैं इनके, उनमें सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। वर्तमान में इसको आप क्या सकते हैं? एक जिले का एसपी मान सकते हैं। जैसे उसके नीचे आप देखेंगे डीएसपी होते हैं, उसके भी नीचे जो है टीआई होते हैं और उनके नीचे सब इंस्पेक्टर, उसके नीचे और जो होते हैं आरक्षक होते हैं। तो उसी क्रम में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, पुलिस व्यवस्था जो कलचुरी काल की थी, इसमें दंडपाशिक जो है सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है, जिसको वर्तमान में आप एसपी मान सकते हैं, है ना, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और इनके ठीक नीचे में आपको देखने को मिलेगा दुष्ट साधक। क्या? तो दुष्ट साधक। और दुष्ट साधक ये जो है याद रखने कलचुरी कालीन पुलिस व्यवस्था वाला पद है और ये चोरों को पकड़ने का काम करते हैं। किसको? तो चोर को पकड़ने का। ठीक है, इसको आप आरक्षक, है ना, जो वर्तमान में जो आरक्षक होते हैं, है ना, जो हवलदार होते हैं, उनसे आप इसको क्या कर सकते हैं? कोरिलेट कर सकते हैं। तो पुलिस व्यवस्था में पहला आपने दंडपाशिक देखा, उसके बाद अगला जो पद है वो दुष्ट साधक का है। क्या? तो दुष्ट साधक मतलब दुष्टों को क्या करने का? उनको साधने का, है ना, उनको पकड़ने का, है ना, चोरों को पकड़ने का काम किसके द्वारा? तो दुष्ट साधक के माध्यम से किया जाता है। और अगला जो पद है उसमें देखेंगे, अगला जो पुलिस व्यवस्था वाला पद है वो चाट। ठीक है, पद का नाम क्या है? तो चाट, है ना। आप लोग मार्केट में जो चाट खाते हैं समोसा का, आलू टिक्की का, वो वाला नहीं है। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, चाट जो है कलचुरी कालीन जो है प्रशासनिक व्यवस्था का पद था, जो लोगों की संपत्ति की रक्षा करता था। ठीक है, लोगों की संपत्ति कहने का मतलब उनके धन से संबंधित, उनके सोने, है ना, सोने चांदी से चीज़ों से संबंधित, भूमि से संबंधित। ठीक है, घर में किसी प्रकार की चोरी ना हो, उन सब चीज़ों से संबंधित। तो यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट जो है क्या करता था? लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करता था, चाहे उनके ज़मीन जायदाद से संबंधित हो, है ना, उनके खेतों से संबंधित हो, या उनके घर का जो क्षेत्रफल है उससे संबंधित हो। ठीक है, और घर के अंतर्गत रखे जो सोने चांदी हैं उन सब चीज़ों को भी देख रेख जो है चार्ट का जो है प्रमुख अधिकारी करता था। अब अगला जो पद है ये है भाट। ठीक है, अगला जो पद है ये भाट। इसको आप जो है यातायात पुलिस मान सकते हैं। ये इनका जो है शांति व्यवस्था, है ना, शांति व्यवस्था रखने के जो मुख्य काम है वो भाट जो है कलचुरी कालीन पद है या पुलिस व्यवस्था का जो पद है उनके माध्यम से किया जाता था। तो भाट के बारे में आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कि नगर में या राज्य के अंतर्गत जो शांति व्यवस्था है उसको देख रेख करने वाला या उसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो भाट होता था। साथ ही चार्ट के बारे में आपको याद रखना है कि लोगों को संपत्ति की जो रक्षा करने की जो जिम्मेदारी थी वो कलचुरी काल में चार्ट पुलिस अधिकारियों को थी। साथ ही दुष्ट साधक के बारे में याद रखेंगे, चोरों को पकड़ने का काम करते थे। और उसके ठीक ऊपर में हम लोग जाएंगे क्रम में तो देखने को मिलता है दंडपाशिक, ये जो है सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था। ठीक है, तो कलचुरी काल में हम लोगों ने पुलिस व्यवस्था से संबंधित इन पदों को क्या किया है देखा है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे क्या देख पाए कि पुलिस व्यवस्था में दंडपाशिक जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है उसके नीचे जैसे ही आए दुष्ट साधक चोरों को पकड़ने वाले, है ना, जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके बारे में। और अगला जो है चार्ट लोगों की संपत्ति की रक्षा करते थे। और अगला जो है भाट शांति व्यवस्था हेतु। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पुलिस व्यवस्था में कलचुरी काल में देखने को मिला। चलिए अब कलचुरी काल में आपको याद रखेंगे ये तो नगर के अंदर के, है ना, सुरक्षा संबंधित जो चीज़ों हैं, जो जिम्मेदारी होती है उनकी कितनी थी? पुलिस व्यवस्था। अब देखिए बाहर के आक्रमण और साथ ही बाहर से अन्य राज्यों के माध्यम से क्या किया जाता था? इन पर आक्रमण किया जाता था उसके लिए। और साथ ही ये जब क्या है किसी क्षेत्र में, है ना, किसी क्षेत्र में जब आक्रमण करते थे तो उसके लिए इनके पास थी क्या? तो आर्मी, है ना, वर्तमान की आर्मी जिसको सैनिक, यहाँ पे देखेंगे सैनिक कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में इसको है ना आर्मी। तो वैसे ही कलचुरी काल में भी इनके पास क्या थी? तो आर्मी थी। ठीक है, कलचुरी काल में भी आपको क्या देखने को मिलता है कि कलचुरी के जो शासन है उसमें आपको आर्मी देखने को मिलेगा, जो सैन्य व्यवस्था है वो देखने को मिलता है।
ठीक है। ये क्यों था तो याद रखेंगे, बाहर से जो आक्रमण, बाह्य आक्रमण होता था, है ना, उसे रक्षा के लिए, और साथ ही जब ये किसी क्षेत्र में क्या करने के लिए आक्रमण करने जाते थे तो उसके लिए, ठीक है, ये व्यवस्था जो है कलचुरी काल में रखी गई थी। और जो सैन्य व्यवस्था का प्रमुख होता था ये होता था राजा। ठीक है, आप याद रखेंगे जो कलचुरी काल की जो आर्मी थी उसका प्रमुख जो होता है वो कौन होता था? राजा। और साथ ही याद रखेंगे जो आर्मी की जो सर्वोच्च अधिकारी है उसका नाम था महाबलाधिकृत, और ये जो है सेनापति होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख पाते हैं, है ना, कि आर्मी की जो सैन्य व्यवस्था का जो प्रमुख अधिकारी है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, वो होता था महाबलाधिकृत, जो क्या होता था? सेनापति होता था। साथ में आपके यहाँ पे, है ना, घोड़ों की सेना। ठीक है, घोड़ों की सेना मतलब घोड़ों के साथ युद्ध करने वाली सेना, हस्ती सेना मतलब हाथी के साथ युद्ध करने वाली सेना, पैदल सेना। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग सेना, जैसे वर्तमान में वायु सेना है हमारे पास, थल सेना है और जल सेना है, वैसे ही इनके प्रकाश अश्व सेना थी, घोड़ों को साथ लेकर युद्ध करते थे। हस्ती सेना थी, हाथी के पास सेना थी, है ना। तो इसी में आप देखेंगे अगला जो है हस्ती सेना प्रमुख। क्या? तो हस्ती सेना प्रमुख। याद रखिए, हाथी को लेकर अपने साथ क्या करते थे? युद्ध करते थे। और इसका जो प्रमुख होता था महती पिलोपति। कलचुरी काल में आप लोगों ने जो आर्मी व्यवस्था है ना, जो सैन्य व्यवस्था है, उसमें आप देख पाते हैं कि हस्ती सेना प्रमुख, हाथी को साथ लेकर युद्ध करने वाले जो होते हैं प्रमुख, उनके नाम थे महती पिलोपति। ठीक है, महती पिलोपति। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कलचुरी काल में जो अश्व सेना का प्रमुख था, है ना, जो घोड़ों के साथ युद्ध करते थे, ऐसा आपको, है ना, पुराने पिक्चरों में और साथ ही कुछ सीरियल में आपको देखने को मिलता है। तो इसमें देखेंगे हस्ती सेना प्रमुख जहाँ हाथियों के साथ युद्ध किया जाता था उसके प्रमुख को महती पिलोपति कहा जाता था। और अश्व सेना प्रमुख, है ना, घोड़ों को जो साथ लेकर घोड़ों के से सहायता से जो युद्ध करते थे उनको महाश्वसाधनिक, क्या? तो महाश्वसाधनिक कहा जाता था। ठीक है, तो कलचुरी काल में आप लोगों ने यहाँ पे जो उनकी आर्मी व्यवस्था है उसके बारे में देखते हैं कि जो घोड़ों के साथ युद्ध करते थे, जो अश्व सेना प्रमुख थे, उसको महाश्वसाधनिक के नाम से जाना जाता था। और वैसे ही जो हस्ती सेना प्रमुख हाथी के साथ जो युद्ध करते थे, हाथी की सहायता लेकर जो युद्ध करते थे, उनको महती पिलोपति के नाम से जाना जाता था। और जो इनके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं आर्मी के, वो थे महाबलाधिकृत, जो सेनापति होते हैं वो। और साथ ही इसका जो प्रमुख होता था आर्मी का, वो था राजा। ठीक है, तो कलचुरी काल में आप लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को देखा। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्रशासनिक पद देखा, साथ ही इनकी पुलिस व्यवस्था से संबंधित पद के बारे में देखा, और इनकी जो सैन्य व्यवस्था आर्मी से संबंधित पद के बारे में यहाँ पे देखा। तो पुलिस व्यवस्था के बारे में हम लोग देखें तो यहाँ पे दंड पासी, दुष्ट साधक, चाट और भाट जैसे कुछ पद थे। और उसी में हम लोग जो सैन्य व्यवस्था के बारे में देखते हैं, आर्मी पद के बारे में, तो यहाँ भी जो प्रमुख के रूप में अपने सर्वोच्च अधिकारी, हस्ती सेना प्रमुख और अश्व सेना प्रमुख देखने को मिला। चलिए, अब इनका जो क्षेत्र में प्रशासन की इकाई किस तरीके से थी, है ना, जैसे कि वर्तमान में आप देख पाते हैं गांव होता है, गांव से ऊपर, है ना, गांव के बाद आपको विकास खंड देखने को गांव के ऊपर आपको देखने को मिलता है जनपद देखने को मिलता है, फिर जिला देखने को मिलता है। इसी में आप लोग देखते हैं तहसील, विकास खंड, जिला। ठीक है, तो इस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था कलचुरी काल में किस प्रकार से थी उसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो याद रखेंगे सबसे पहले जो होता है वो होता है मंडल। ठीक है, हम लोग यहाँ से बढ़ते से घटते क्रम की ओर जा रहे हैं। ठीक है, या घटते से बढ़ते क्रम या बढ़ते से घटते क्रम, दोनों चीज़ों में आप लोग यहाँ देखें, समझने की कोशिश करेंगे कि कलचुरी काल में जो मंडल है, मंडल जो प्रशासनिक क्षेत्र होता था जिसका प्रमुख होता था कौन? तो महामंडलेश्वर। ठीक है, मंडल इनके क्या होता था? शासन का क्षेत्र होता था, और जिसके प्रमुख जो व्यक्ति होते थे नाम था महामंडलेश्वर। क्या नाम है? तो महामंडलेश्वर। और याद रखेंगे मंडल जो है कलचुरी काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी, है ना। मंडल जो है कलचुरी काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। इसको आज वर्तमान को मान सकते हैं राज्य। क्या मान सकते हैं? राज्य मान सकते हैं। जैसे राज्य में, राज्य जो है ना, राज्य जैसे कि अभी इसको कुछ डिस्क्राइब और करते हैं, है ना। जैसे कि देखेंगे आपको जिला देखने को मिलता है। ठीक है, जिला के ऊपर में आपको देखने को मिलेगा संभाग मिलता है, और संभाग के ऊपर में आपको देखने को मिलता है राज्य। ठीक है, तो उसी प्रकार ये आप याद सकते हैं कि पूरा राज्य के बारे में बात हो रहा है, और राज्य का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो होता है मुख्य सचिव। तो आप याद रखेंगे उसी प्रकार उस समय क्या होता था? मंडल होता था, और मंडल का जो प्रमुख पद था वो था महामंडलेश्वर। और याद रखेंगे कि प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी। जैसे कि आप देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ का जो राज्य है इसका वो प्रमुख अधिकारी होता है सचिव, उसके बाद संभाग स्तर पर संभागायुक्त, उसके बाद फिर है जिला स्तर पर जिलायुक्त, है ना। जैसे आपका जिला कलेक्टर जो होते हैं,
ठीक है। उसके बाद ये गांव स्तर तक ही होता है। उसी प्रकार आप यहाँ देखते हैं कि मंडल में जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसका नाम क्या होता है, उस पद का नाम था महामंडलेश्वर, और ये जो है प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती है। और याद रखेंगे एक मंडल जो है 1 लाख गाँवों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक मंडल कितना, तो 1 लाख गाँवों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो कलचुरी काल में आप लोगों ने मंडल देखा, जो प्रशासनिक क्षेत्र मंडल जो है ना, ये था क्या, तो इसका जो प्रमुख होता है महामंडलेश्वर होता था। साथ ही आपको याद रखना है प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती है, और एक मंडल जो है 1 लाख गाँवों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक मंडल जो है 1 लाख गाँवों से मिलकर बना होता है। अब इसी के नीचे आते हैं और देखते हैं हम लोग गढ़ के बारे में, ठीक है। अभी हम लोगों ने मान लो राज्य को पढ़ा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, संभाग को, गढ़। तो देखिए गढ़ का जो प्रमुख अधिकारी होता है ना, या प्रमुख पद होता है दीवान या गढ़ाधिपति, ठीक है। अब जैसे मंडल से हम लोग नीचे आए और उसके छोटे रूप में हम लोग देखते हैं गढ़ के बारे में। तो गढ़ के बारे में आपको याद रखना है, गढ़ का जो प्रमुख अधिकारी होता है ना, यह गढ़ के लिए जो जिम्मेदार या पदाधिकारी जो पद होता है वो होता था दीवान। क्या होता था, दीवान या गढ़ाधिपति, ठीक है, दीवान या गढ़ाधिपति। और एक गढ़ के बारे में आपको याद रखना है कि एक गढ़ जो है 84 गाँवों से मिलकर बना होता था। एक गढ़ जो है कितने, तो 84 गाँवों से मिलकर बना होता था। और साथ ही एक गढ़ जो है 7 बहरों से मिलकर बना होता है, ठीक है। याद रखेंगे 7 बहरें मिलकर एक गढ़ बनते थे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 7 जो बहरें हैं, है ना, बहरा, गांव में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बहरा खार, ठीक है। तो देखिएगा जो गढ़ होता था उसका जो प्रमुख पदाधिकारी होते थे कलचुरी काल में, वो था दीवान, और दीवान को ही गढ़ाधिपति के नाम से जाना जाता था। मतलब गढ़ का जो है ना, गढ़ का जो प्रमुख अधिकारी या गढ़ का जो मुखिया होता था उसको गढ़ाधिपति के नाम से पुकारते थे। और एक गढ़ के बारे में याद रखना है कि 84 जो ग्रामों का समूह होता है ना, 84 के जो गांव मिलकर क्या बनते थे, एक गढ़ बनते थे, ठीक है। और 7 बहरों मिलकर एक गढ़ बनता था, आपको याद रखना है। ऐसा प्रश्न क्या पेपर में देखने को मिला है कि जो है एक मंडल में कितने गांव होते हैं, तो आपको बताना है 1 लाख गाँव। साथ ही एक गढ़ में कितने गाँव होते हैं, तो आपको बताना है 84 गाँव। और 7 बहरें मिलकर कितने गढ़ बनाते हैं, तो आपको बताना है वहाँ पर एक गढ़, ठीक। तो देखिए अब उसके नीचे आए हम लोग को, यहाँ देखने को मिला बरहा या बरहों, ठीक है। इसके नीचे आपको देखने को मिलता है क्या, तो बरहों। और बरहों का जो प्रमुख पदाधिकारी होता है, आपको नाम याद रखना है, दाव या तालुकाधिपति, ठीक है। जो बरहा होता है ना, बरहों होता है, उस क्षेत्र का जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी या जो पदाधिपति होता है ना, उसके बारे में आपको याद रखना है। ये जो होता है दाव या तालुकाधिपति। आप बरहा को तालुका से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मतलब तहसील से, है ना, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसका जो प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था, दाव या तालुकाधिपति, ठीक है। और ये याद रखेंगे बरहा जो है 12 गाँव का समूह होता है। बरहा के बारे में आप याद रखेंगे 12 गाँव की जो प्रशासन है वो मिलकर, है ना, एक बरहा बनाते थे। और उसी प्रकार 7 बरहे, है ना, 7 जो बरहा गांव है वो मिलकर एक गढ़ बनाते थे। और एक गढ़ जो है 84 गाँवों से मिलकर बना होता था। उसी प्रकार एक मंडल जो है 1 लाख गाँवों से मिलकर बना होता था, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे ग्राम, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या, तो ग्राम। देखिए पहले बात तो याद रखना है कि एक कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का क्षेत्र था। दूसरा, ग्राम का प्रमुख जो है होता है गंगौटिया। ग्राम का प्रमुख कौन होता है, गौटिया। वर्तमान में गांव का प्रमुख आप सरपंच को मानते हैं, है ना। साथ ही प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम। देखिए यहाँ आप लोगों ने देखा मंडल के बारे में, मंडल का जो प्रमुख होता है महामंडलेश्वर होता है, और प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती है। और एक मंडल जो है 1 लाख गाँव के बराबर होता है, ठीक है। 1 लाख गाँव को मिलाकर हम लोग एक मंडल क्या होते हैं, बनता है। उसी प्रकार हम लोगों ने देखा गढ़ को, और गढ़ का जो प्रमुख अधिकारी होता है आपको याद रखना है दीवान, या इसी को गढ़ाधिपति भी कहते हैं। और एक गढ़ जो है 84 गाँवों के समूह से मिलकर बना होता है। साथ ही 7 बरहों मिलकर जो है एक गढ़ बनता है। उसके बाद बरहों के बारे में देखते हैं कि बरहों में जो प्रमुख होता है वो दाऊ या तालुकाधिपति होता है, ठीक है। बरहों का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो कौन होता है, दाऊ या तालुकाधिपति। और बरहा जो है 12 गाँवों का समूह होता है, 12 ग्रामों का समूह होता है। उसके बाद हम लोग आए ग्राम में। ग्राम के बारे में याद रखना है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। और ग्राम का प्रमुख जो है होता है कौन है, तो गौटिया। ग्राम का प्रमुख कौन होता है, तो आपको याद रखना है गौटिया, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब चलिए हम लोग स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन होता है नगर में या ग्राम में, है ना, स्थानीय प्रशासन के बारे में यहाँ पर आप लोग मान सकते हैं महापौर हो गया, और ठीक है, जैसे कि महापौर हो जाता है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद,
और आपको देखने को मिलेगा ग्राम पंचायत, ठीक है, उस सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे है कि स्थानीय प्रशासन के बारे में आप लोग देखते हैं, जैसे पार्षद हो गया, महापौर हो गया, है ना। उसी प्रकार गांव में ग्राम पंचायत है उसके बारे में। तो स्थानीय प्रशासन में पंचकुल व्यवस्था प्रारंभ की गई कलचुरी काल में, ठीक है। तो कलचुरी काल में जो स्थानीय प्रशासन है वहाँ आपको पंचकुल व्यवस्था देखने को मिलती है। तो पंचकुल व्यवस्था प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? कलचुरियों के द्वारा। कहाँ पर? तो इनके स्थानीय प्रशासन में, कलचुरियों की स्थानीय प्रशासन में आपको पंचकुल व्यवस्था देखने को मिलता है ना। पंचकुल व्यवस्था प्रारंभ किया गया था किनके द्वारा? तो कलचुरियों के द्वारा। अब याद रखेंगे ये पंचकुल व्यवस्था में 5 से 10 सदस्य होते थे, ठीक है। पंचकुल व्यवस्था कहने का मतलब पंचकुल एक संस्था क्या की गई थी, इनके द्वारा निर्माण किया गया था, निर्मित किया गया था, है ना। पंचकुल व्यवस्था समझेंगे आप लोग। पंचकुल जो है संस्था होता है जिसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 5 से 10 सदस्य इसमें होते हैं। और इन 5 से 10 सदस्यों के जो समूह है उसको महत्तर कहा जाता है। पंचकुल व्यवस्था में आप यहाँ देख पाते हैं कि 5 से 10 सदस्य होते हैं और इन 5 से 10 सदस्यों को महत्तर कहा जाता है। और इन 5 से 10 सदस्यों में से किसी एक को उन सब को मुखिया बनाया जाता है, जिसको महत्तम, जो सदस्य का प्रमुख होता है उसको महत्तम के नाम से जाना जाता है। क्या? तो महत्तम के नाम से, ठीक है। यहाँ पर स्थानीय प्रशासन में आप देखते हैं कि कलचुरी काल में पंचकुल संस्था आपको देखने को मिलता है, जिसमें 5 से 2 व्यक्ति क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं। और इन्हीं 5 से 10 सदस्यों में से एक सदस्य को इनका प्रमुख नियुक्ति किया जाता है, जिसको महत्तर कहते हैं। और इनका जो प्रमुख सदस्य है, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? महत्तम कहा जाता था। यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि 5 से 10 सदस्य जो होते हैं उनके सदस्यों के समूह को महत्तर कहा जाता था। और जिस एक व्यक्ति विशेष को इनका मुखिया नियुक्त किया जाता था, प्रमुख सदस्य नियुक्त किया जाता था, उसको महत्तम कहते थे। क्या? तो महत्तम। अब देखिएगा कलचुरी काल में जो आय का स्रोत है, पैसे कैसे आते थे, तो उसमें याद रखेंगे कि इस समय जो खाद्य पदार्थ नमक होता है, क्या? तो खाद्य पदार्थ नमक होता है, तो ये नमक का क्या करते थे? क्रय विक्रय करते थे। और उसमें क्या लगाया जाता था? कलचुरी काल के शासकों के द्वारा क्रय, है ना। नमक पर भी ये क्या करते थे? कर लगाते थे, ठीक है। नमक से भी ये क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे। उसी प्रकार जो खान दिखे हैं, है ना, खान से जो खनिज निकाले जाते थे उस पर भी ये क्या कर लगाते थे? कर लगाते थे। और साथ में उस खनिज का जो क्रय विक्रय होता था वहाँ पर भी अतिरिक्त कर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही वन चारागार कहने का मतलब वनों में जो मवेशी हैं, है ना, भेड़, बकरी, बैल, वो जो क्या करते थे? उनके खाद्य पदार्थ के लिए वो चारा चरने के लिए जाते थे, है ना, घास फूस खाने के लिए, तो उन पर भी क्या किया जाता था? कर लगाया जाता था। और साथ ही आप देखेंगे कि ये जो है राजवंश है ना, तो यहाँ राजा महाराजा लोग क्या करते थे? बाग बगीचे बनवाते थे। क्या? तो बाग बगीचे बनवाते थे। और वहाँ जो है घूमने फिरने के लिए आम लोगों को भी जाने को दिया जाता था। और उसके लिए ये क्या करते थे? पैसे लेते थे, है ना। कुछ पैसे का निर्धारण करके क्या किया जाता था? उस बाग बगीचे में लोगों को घूमने फिरने के लिए, आनंद उठाने के लिए जाने दिया जाता था, है ना। प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन कैसे? तो कर लेके, टैक्स लेके, ठीक है। वर्तमान में आप इसको गार्डन के तरीके से मान सकेंगे। कई गार्डन ऐसे होते हैं जहाँ क्या होता है? 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये का क्या किया जाता है? आपसे पैसे लिया जाता है। उसके बाद आपको क्या करने के लिए? वहाँ पे आनंद उठाने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए, उस जगह को विचरण करने के लिए, देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार आम, है ना, देखिएगा इनके वन वाले क्षेत्र में क्या होता था? वृक्ष में बहुत आम लगते थे, उस पर भी क्या किया जाता था? टैक्स लगाया जाता था। आम की खरीदी बिक्री पर भी क्या किया जाता था? टैक्स लगाया जाता था। और आगे आपको दिखेगा कि महुए पर भी कर लगाया जाता था। किस पे पर? तो महुए पर। याद रखिएगा जो देसी शराब है ना, वो बनता किससे है? तो महुए का बना होता है, ठीक है। इसीलिए जो महुआ है ना, इस पर भी क्या किया गया था? कलचुरी काल में कर लगाया गया था। तो नमक पर कर, खनिज पर कर, वन चारागाह पर कर, बाग बगीचों में घूमने पर, आम और महुए पर भी कर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही हम लोग नाव के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए नाव जो है यातायात परिवहन के लिए कलचुरी काल में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे आप लोगों ने देखा जो घटटपति या तरपत्ति होता है, वो नाव की क्या करते थे? देखभाल करते थे। लोगों का भी इसमें आवागमन होता था। साथ ही, है ना, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने पर उसमें क्या होता था? उनकी मदद के बजाय ये क्या करते थे? कुछ कर लेते थे। साथ ही कुछ पदार्थों का, है ना, जैसे खनिज हो गया या कुछ खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना है, तो उसके लिए भी नाव की सहायता से क्या किया जाता था? उसको परिवहन कराया जाता था। और उसके बदले में भी, उसके एवज में क्या करते थे? कुछ पैसे लेते थे, कर लेते थे। देखिएगा, और सब्जी, है ना, सब्जी की जो खरीद है ना,
खरीद फरोख्त आपको देखने को मिलेगा इनके शासनकाल में, उस पर भी क्या था, कर निर्धारित किया गया था, टैक्स निर्धारित किया गया था। ठीक है, जैसे आप बाजार जाते हैं वर्तमान समय में भी, तो सब्जी लेने के बदले आप जो है क्या करते हैं, कुछ पैसे देते हैं। उसी तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि सब्जी में, है ना, जैसे कि मंडी हो गया, जहाँ बाजार जाते हैं उस मार्केट को क्या कहते हैं, मंडी कहते हैं या नॉर्मल बाजार ही कहते हैं, मतलब मार्केट ही कहते हैं। तो वहाँ पे जो सब्जी बेचने वाले आते हैं उनसे पहले ही क्या किया जाता था, वहाँ सब्जी बेचने के लिए, है ना, सब्जी बेचने के बिहाफ पर उनके द्वारा क्या किया जाता है, मंडी के जो सदस्य होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, उनके माध्यम उनसे पैसे लिए जाते थे और वो पैसे लेने के बाद भी अपने सब्जी क्या करते थे, बेच पाते थे। तो यही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि सब्जी पर भी आपको कलचुरी काल में जो है कर देखने को मिलता है। साथ ही याद रखेंगे इस समय हाथी और घोड़े भी आपको देखने को मिलेंगे। हाथी के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो हस्ती सेना है, हाथी के माध्यम से भी क्या करते थे, युद्ध करते थे, जिसका प्रमुख जो है महती पिलोपति के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार घोड़ों के माध्यम से, अश्व के माध्यम से भी यहाँ आपको युद्ध देखने को मिलेगा, है ना, आक्रमण करने के लिए और साथ ही क्या करने के लिए, वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने के लिए इस पर भी क्या किया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। तो हाथी पर याद रखेंगे 4 पौर कर और घोड़े पर 2 पौर का टैक्स जो है कलचुरी काल में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप स्थानीय प्रशासन में देखते हैं क्या है कि पंचकुल व्यवस्था जो है कलचुरी वंश के द्वारा चालू की गई थी, प्रारंभ की गई थी और इस संस्था में 5 से 10 सदस्य होते थे, है ना, और इन 5 से 10 सदस्यों के समूह को महत्तर कहा जाता था और इनसे 5 से 10 सदस्यों में से किसी एक को, है ना, सदस्य का प्रमुख नियुक्त किया जाता था, जिसको महत्तम कहते थे। साथ ही कलचुरी काल में आय के स्रोत के रूप में आपको ये नमक पर भी कर लगाते थे, खनिज चीज़ों पर भी कर लगाते थे, वन चारागार पर भी, बाग बगीचों पर भी, आम पर भी, महुए पर भी, नाव, सब्जी और हाथी घोड़ी पर भी इनके द्वारा कर लगाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाते हैं इतनी सारी चीज़ों को जिन्हें हम लोगों ने क्या किया है ना, वीडियो के माध्यम से भी पढ़ा है। तो जैसा हम लोगों ने कल भोसला, है ना, भोसला और मराठों के शासनकाल में देखा था, उसी चीज़ों को, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ जो एक एक चीज़ मैंने आपको बताया उसको आप अच्छे से पढ़े, रिवीजन करें, क्योंकि यहाँ से, है ना, कंटिन्यू आपको आने वाले एग्जाम में पेपर में क्या होगा, प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ ही पहले भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। चलिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन और कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग पढ़ रहे हैं कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था के बारे में। अब शासन व्यवस्था हम लोग दो राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक दोनों रूप से देख रहे हैं, ठीक है। इसी में देखते हैं एक युवराज का पद आपको देखने को मिलेगा, जो होता है राजा के पुत्र होते हैं, राजा के उत्तराधिकारी होते हैं, ठीक है। साथ में महामंत्री का पद आपको देखने को मिला, जो है सर्व प्रमुख अधिकारी होते हैं, है ना। राजा का जो प्रशासनिक सलाहकार होता है वो कौन होता था, तो महामंत्री रहा जाता था। मतलब यहाँ जो प्रशासन से संबंधित जितने भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, इन सभी चीज़ों का जो सलाह मशवरा है ये राजा को कौन देता था, तो याद रखेंगे वो है महामंत्री। और अगला जो पद होता है महामात्य होता है, ये प्रमुख मंत्री होते हैं, ठीक है। जैसे वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आपको 13 मंत्री जो कैबिनेट मंत्री वो देखने को मिलते हैं, साथ में उनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य मंत्री जो क्या करते हैं, उनका सहयोगी होते हैं। उसी प्रकार जो महामंत्री है उसका जो है महामात्य क्या होता था, सहयोगी होता था, ठीक है। महामंत्री के याद रखेंगे महामत्य जो है क्या होता था, सहयोगी मंत्री होते थे। चलिए अब इसके बाद जो है आपको आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अमात्य का पद। अमात्य याद रखेंगे ये सारे कलचुरी कालीन पद हैं और अमात्य जो है इन्हीं मंत्री परिषद क्या होता था, इनकी मंत्रियों की जब सभी मंत्रियों की बैठक होती थी तो उसी का एक सदस्य होता था, है ना। तो मंत्री परिषद का सदस्य कौन है, तो आपको याद रखना है अमात्य। और इसी में आप लोग देखेंगे महाअध्यक्ष, ठीक है। क्या, तो अगला पद है महाअध्यक्ष। ये जो है जहाँ ये मंत्री परिषदों की बैठक होती थी, जिस भवन में, जिस कार्यालय में, है ना, तो उसको क्या कहा जाता था, सचिवालय कहा जाता था। और यहीं से ही क्या होती थी, नियम कानून और नीति निर्धारण का कार्य यहीं से होता था कि आगे किस तरीके से क्या किया जाएगा, काम होगा। उसके बाद अगला जो पद है आपको याद रखना है महाप्रतिहार का। महाप्रतिहार जो है संचार विभाग का प्रमुख होता है, आपको याद रखेंगे, ठीक है। महाप्रतिहार जो है संचार विभाग का संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते थे। उसी प्रकार अगला जो पद है वह महाप्रमात, ठीक है। अगला जो पद है आपको याद रखना है महाप्रमात के बारे में। ये जो है जमाबंदी विभाग के प्रमुख होते थे। किसके, तो जमाबंदी विभाग के प्रमुख होते थे। साथ ही जो भूमि का लगान का, है ना, जो भूमि का टैक्स है, लगान है, कर है, उसका निर्धारण भी महाप्रमात के माध्यम से किया जाता था। अगला जो पद है आपको याद रखना है शोल्किक। ये जो है जो कर होता है, जो लगान का निर्धारण कलचुरी काल में किया गया था, उन सभी का क्या करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, संग्रहण करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, भंडार करने का जो काम है वो शोल्किक के माध्यम से किया जाता था। अगला जो पद था वो पूर्व प्रधान था। ये जो है नगर में, है ना, नगर में आपको अलग देखने को मिलेगा, तालुका में अलग देखने को मिलेगा, गाँव में अलग देखने को मिलेगा। उसी प्रकार पूर्व प्रधान जो है नगर का प्रमुख अधिकारी होता था।
ठीक है। अगला आपको याद रखना है ग्रामकूट। ग्रामकूट जैसे मैंने बताया कि गांव में, तालुका में, है ना, उसी प्रकार ग्रामकूट जो है गांव का प्रमुख अधिकारी होता था। गांव के शासन प्रशासन की जिम्मेदारी जो है इनके कंधों पर थी। अगला जो पद है आपको याद रखना है महासंधि विग्रह, ठीक है। महासंधि विग्रह जो है वे क्या करते थे, विदेशों से संबंध स्थापित करते थे, चाहे वो इकोनॉमिक से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो, खनिज से संबंधित हो, है ना, किसी अन्य चीज़ों से संबंधित। जो विदेश विभाग का प्रमुख होता है वो कौन होता था, महासंधि विग्रह। अगला जो पद होता है महाकोटटपल, ठीक है। अगला जो पद होता है आप देखेंगे महाकोटटपल, ये जो है दुर्ग और किले का क्या करते थे, उसके प्रमुख होते थे, है ना, उसके संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। और दुर्ग किले क्या है, सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे, है ना। सुरक्षा दो तरीके से, एक बाहरी आक्रमण से संबंधित और दूसरी चीज़ें जो जंगली पशु है उनसे सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। अगला जो आप देखेंगे महापुरोहित, तो पुरोहित या महाधर्मकारिणी की नामों से भी आपको ही पता चल रहा होगा कि पूजा पाठ करने वाले, है ना, पूजा पाठ करने वाले, धार्मिक क्रियाकलापों में क्या होने वाले, शामिल होने वाले पद हैं। तो इसमें देखेंगे धार्मिक विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो आप याद रखेंगे महापुरोहित और महाधर्मकारिणी। और साथ ही जो है ये क्या करते थे, जो इनके दान पत्र में धर्म लेखी का जो काम है ये, है ना, इनके माध्यम से कराया जाता था। अब अगला देखिए ग्रामागामिक, ठीक है। ये जो यातायात विभाग के प्रमुख थे, है ना, जो यातायात है उसमें भीड़ भाड़ ना हो, सुचारू रूप से, है ना, शांति के साथ यातायात क्या रहे, बहाल रहे, सुचारू रूप से चलते रहे, उसका देख रेख जो है ग्रामागामिक के माध्यम से किया जाता था। अगला जो पद है महाभंडारिक, ठीक है। महाभंडारिक याद रखना है, ये मुख्य कोषाध्यक्ष होता था। क्या, तो मुख्य कोषाध्यक्ष होता था। जहाँ भंडार गृह होता था वहाँ जैसे लिपियों का, अभिलेखों का, शिलालेखों का या पैसों का, सोना चांदी का, उसका क्या किया जाता था, संग्रहण किया जाता था। उसके बाद अगला जो पद है महाबलाधिकृत, ये मुख्य सेनापति होते थे। इनका मुख्य काम होता था जब बाहरी आक्रमण हो या कहीं आक्रमण करने के लिए जाना पड़े तो उसका जो है नेतृत्व करना, है ना। ये जो है क्या होते थे, आर्मी होते थे, ठीक है। उसी प्रकार नैमित्तिक जो है ये इनके राजवंश का क्या होते थे, राज ज्योतिषी होते थे, जो क्या करते थे, राज्य का भविष्यवाणी करते थे, राजा के भविष्यवाणी करते थे, है ना। राज्य में की जो गतिविधियों को भविष्यवाणी जो है इनके माध्यम से किया जाता था। अगला है आकाराधिकार पुरुष। ये जो है राज्य में जो खानों, है ना, जो खानों का प्रमुख होता है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े हैं, खान भी पढ़े हैं, यहाँ पर जहाँ से क्या खनिज पदार्थ निकलते हैं, उसका जो प्रमुख कौन होता था, तो आकाराधिकार पुरुष। अगला जो पद होता है घटटपति या तरपत्ति, ये जो है नावों की देखरेख करने वाले, नाव के सुरक्षक होते हैं, ठीक है। घटटपति या तरपत्ति के बारे में याद रखेंगे, ये क्या है, जो है नाव की देखरेख करने वाले, है ना, नाव की सुरक्षा से संबंधित चीज़ों का जो जिम्मेदारी जो है घटटपति या तरपत्ति के कंधों पर होता था। उसी प्रकार अगला जो पद है डांडिक, है ना, ये जो है न्याय अधिकारी होते हैं। वर्तमान में इसको आप जज समझ सकते हैं। और जज के द्वारा क्या किया जाता था, न्याय का निर्धारण किया जाता था, ठीक है। और आरोप सिद्ध होने पर उसको क्या की जाती थी, सजा सुनाई जाती थी। और महापटलिक के बारे में याद रखना, ये जो है राजस्व अधिकारी होते थे। इसको आप एसडीएम मान सकते हैं, है ना। और जैसे कर संग्रहण अधिकारी, यहाँ पे नाम है सोलकी, ये क्या करते थे, करों का संग्रहण करते थे और इसका जो है रिपोर्ट बनाकर किसको भेजते थे, वो राजस्व अधिकारी को। ये हो गया इनका राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे पुलिस व्यवस्था के बारे में, ठीक है। पुलिस व्यवस्था में जो पद होता है दंडपाशिक, ये सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था। उसे नीचे आपको देखने को मिलेगा दुष्ट साधक, ये चोरों को पकड़ने वाले होते थे। और अगला जो पद है आपको याद रखेगा पद चाट, है ना, चाट, ये जो है लोगों की संपत्ति का रक्षा है, तो ये प्रशासनिक पुलिस व्यवस्था का पद था। और भाट जो है शांति व्यवस्था है, तो क्या था, पुलिस व्यवस्था का पद था, है ना। दंडपाशिक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं, वर्तमान एसपी मान सकते हैं। डूट साधक, है ना, जो चोरों को पकड़ने के लिए काम करते थे, उस दौरान क्या उस समय में जो चोरी करते थे उनको आरक्षक मान सकते हैं। उसी प्रकार चाट लोगों की संपत्ति की रक्षा करते थे, ये भी आप आरक्षक मान सकते हैं। और भाट जो है शांति व्यवस्था बहाल करने का काम करते थे। इसको आप एक तरीके से, है ना, जो आरक्षक है उनको इसमें शामिल कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं इनके सैन्य पद या जो आर्मी थी उसके बारे में। और इसका जो प्रमुख होता है आपको याद रखना है, वो तो राजा ही होता है। साथ ही आपको देखने को मिलेगा जो महाबलाधिकृत जो सेनापति होता है उसका नेतृत्व करता था, ठीक है। चाहे आक्रमण वाले युद्ध का हो या ये किसी स्थान पर जाकर युद्ध करें उसके संबंध में। और इसी समय जो है घोड़ों और हाथी के माध्यम से भी युद्ध आपको देखने को मिलता है। तो घोड़ों के साथ जो युद्ध करने वाले जो सेना थी उसका जो प्रमुख होता था नाम था महाश्वसाधनी। और हाथियों के साथ जो युद्ध करने वाली सेना थी उसका प्रमुख का नाम था महती पिलोपति। क्या, तो महती पिलोपति। अब इनके शासन क्षेत्र का जो है ना, जो क्षेत्र था, वहाँ आप देखते हैं कि मंडल होता था। मंडल जो का जो प्रमुख होता महामंडलेश्वर। और ये जो है प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। साथ ही 1 लाख गाँव, यहाँ से 1 लाख गाँव का समूह होता था।
गढ़ का जो प्रमुख अधिकारी होता है, आपको याद रखना है, दीवान या गढ़ाधिपति। एक गढ़ में 84 गांव स्थित थे और साथ ही 7 बहरों जो है, ये एक गढ़ 7 बहरों से मिलकर एक गढ़ बना होता था। अब बहरों का जो प्रमुख है, आपको याद रखना है, दाऊ या तालुकाधिपति होता है और 12 गाँवों का समूह जो होता है बरहा होता है। ग्राम के बारे में याद रखेंगे, गौटिया जो है सर्वोच्च अधिकारी होता था, सर्वोच्च पद होता था और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। स्थानीय प्रशासन में आप देखेंगे इनके शासनकाल में कि पंचकुल व्यवस्था प्रारंभ थी, पंचकुल संस्था थी जिसे 5 से 10 सदस्य होते थे और 5 से 10 सदस्य के समूह को महत्तर कहा जाता था और इनमें से 5 से 10 सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इनका प्रमुख नियुक्त किया जाता था, जिसको महत्तम कहते थे। साथ ही इनके समय में जो आय का स्रोत आपको याद रखना है, नमक कर, खनिज कर, वन चारागाह कर, बाग बगीचा कर, आम कर, महुए पर कर, नाव पर कर, सब्जी पर कर और घोड़े हाथी पर कर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। हाथी पे 4 पौर का और घोड़े पे 2 पौर का कर कलचुरी काल में लगाया गया था। चलिए ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे और पिछला वीडियो जो भोसला शासन का प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था था उसको भी आप अच्छे से पढ़ें। यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ही क्या है, भारी संभावना है। तो आने वाले 11 तारीख को आप यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग यही करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपका छत्तीसगढ़ में जो स्वतंत्रता का समय होता है 1857 से लेकर 1947 तक, उसको देखेंगे। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं करते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही शेयर करें।